reaction minus delta H reaction by T. This should be greater than 0. Correct? This is condition for spontaneity of a chemical reaction. So if we see the various cases, by reaction can be exothermic or endothermic. So delta H reaction can either be positive or be negative. Similarly, delta S reaction can also be positive or negative. So we can have 4 possible combinations. Okay. Now in first case, if you see, या पहले सेकेंड केस से स्टार्ट करते हैं. सेकेंड केस देखें, डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब ये टर्म पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल नंबर तो हमेशा नेगेटिव होगा. मतलब सच अ रिएक्शन कैन नेवर अकर, ये कभी नहीं होगा. और थर्ड वाली सिचुएशन देखें, डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये नंबर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा. तो सच अ रिएक्शन विल ऑलवेज अकर. बोलो. हाँ सर, वो आप वो डेल्टा सराउंडिंग का एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, मुझे पहले पिछले पेज पे डिराइव किया था. बोलो इसमें क्या दिक्कत है. हाँ सर, तो यहाँ पे आपने फिर ना कांस्टेंट प्रेशर अज्यूम किया ना. यार थर्मोकेमिस्ट्री में कितनी बार बताया था, केमिकल रिएक्शन बाय डिफॉल्ट ओपन वेसल रिएक्शन लेंगे. ठीक है सर. ओके. अब फर्स्ट केस में आते हैं, जब दोनों पॉजिटिव है तो इस ओवरऑल नंबर ये तभी पॉजिटिव होगा व्हेन दिस टर्म इज स्मॉलर देन दिस. तो उसकी कंडीशन क्या आ जाएगी, तो सच केसेस रिएक्शन विल अकर only if temperature is greater than delta H reaction by delta S reaction. Or in other words, we can say that such reactions will occur at high temperatures, at temperatures higher than delta H by delta S. Or similarly, last case will occur only at temperatures lesser than delta H by delta S. ठीक है, इतना समझ में आया. तो देखो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, हमें मालूम है एनर्जी जितनी ज्यादा होती है उतनी स्टेबिलिटी कम होती है. तो हर सिस्टम अपनी एनर्जी
कम करना चाहेगा और रैंडमनेस बढ़ाना चाहेगा। करेक्ट। एंट्रोपी जितनी ज्यादा उतनी अच्छी, एंथैल्पी जितनी कम उतना अच्छा। करेक्ट। तो एवरी सिस्टम विल ट्राई टू मैक्सिमाइज इट्स एंट्रोपी एंड मिनिमाइज इट्स एंथैल्पी। अब पहला केस देखें, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, मतलब एंथैल्पी बढ़ रही है, रिएक्शन नहीं चाहेगा ये करना, मतलब ये रिएक्शन होने से एंथैल्पी रोक रहा है। दिस रिएक्शन इज बीइंग अपोज्ड बाय एंथैल्पी चेंज। लेकिन एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव है, एंट्रोपी भी बढ़ रही है रिएक्शन होने से, तो वो तो बढ़ाना चाहेगा। तो रिएक्शन इज फेवर्ड बाय एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव मतलब वो काम होने में फेवरेबल है, और एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव मतलब वो काम होने में नॉन फेवरेबल या ऑपोजिट कंडीशंस है। सिमिलरली सेकेंड केस में एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, मतलब वो रिएक्शन को अपोज करेगा। एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, वो भी अपोज कर रहा है, तो ये रिएक्शन कभी नहीं हो पा रहा है। थर्ड केस में एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, फेवर कर रहा है। एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, वो भी फेवर कर रहा है। दोनों कैसे, दोनों कंडीशंस फेवर कर रही, रिएक्शन हमेशा होगा कुछ भी टेम्परेचर हो। थर्ड केस एंथैल्पी फोर्थ केस एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, डेल्टा एच फेवर कर रहा है। एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, वो अपोज कर रहा है। करेक्ट। नोट करो। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को?
चलो बुकलेट निकालो जरा। कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं एफबीएस के। attempt these problems.
हो गया कंप्लीट? कोई डाउट है? बोलो जय। सर एक 32 में डाउट है और सर आप 2 मिनट्स और दे सकते हो सर सॉल्व करने के लिए। अच्छा, सर हाँ री। हाँ सर मुझे ना 31 में ही आ रहा था। 31, 32, ओके। सर 28 करवा दोगे? 28, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं। 28 पहले। बोलो निश्चित। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ बोलो। सर ये डेल्टा जी क्या होता है? वो अभी करना बच्चा है। ओके ओके। हेलो सर। हेलो सर। बोलो हर्षल। सो जो 26 सब में आइसोकोरिक का टेम्परेचर होगा वो T1 माइनस T2 लेंगे ना? वो बस थोड़ा उसमें कंफ्यूजन था। यार वो टाइपिंग मिस्टेक है, वो आइसो बारिश होना चाहिए। सॉरी सर। रुको करते हैं हम, बता रुको वेट। 26th प्रॉब्लम में देर इज अ टाइपिंग मिस्टेक, प्लीज करेक्ट इट। तो 26th प्रॉब्लम कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो जो आपको ग्राफ दिया है, ठीक है, तो ये पॉइंट ए है, T1 V1 T1। ये पॉइंट बी है, T2 V2 T2। ये पॉइंट सी है, इसका होना चाहिए P2 V3 T2 P1 सॉरी। ओके, ए से बी है एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। बी से सी है रिवर्सिबल आइसोबारिक। ये करेक्शन कर लो। सी से ए है रिवर्सिबल आइसोथर्मल। तो इसके लिए तुम लिख सकते हो T1 V1 रेस टू गामा -1 इस T2 V2 रेस टू गामा -1। आइसोबारिक के लिए मैं लिख सकता हूँ V2/V3 इस T2/T1। और आइसोथर्मल के लिए मैं लिख सकता हूँ P1 V1 है P2 V3। करेक्ट। अब हमें इस इंटीग्रल के लिए साइक्लिक इंटीग्रल dq/t निकालना।
ये निकालना। वैसे तो बोल ही सकते हैं स्टेट फंक्शन है ये ds ये 0 ही होगा, लेकिन इस प्रॉब्लम में अब पूछा है तो अलग अलग स्टेप से कैलकुलेट करके भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब ए से बी तो एडियाबैटिक है, डी क्यू 0 हो गया। बी टू सी आइसोबारिक है, आइसोबारिक का डी क्यू आई कैन राइट एन सी पी डी टी, तो एन सी पी डी टी बाई टी का इंटीग्रल हो गया एन सी पी एल एन टी एफ बाई टी आई। फाइनल टेम्परेचर सी पे है T1 और बी पे है T2, और C2A है आइसोथर्मल, तो ये हो जाएगा NR VF बाय VI। CP को CV प्लस R लिख लेते हैं। CV को R अपॉन गामा -1 लिख लेते हैं, और T1 बाय T2 इस इक्वेशन से देखो क्या लिख सकते हो, T1 बाय T2 को लिख सकते हो V1 V2 बाय V1 रेस टू गामा -1। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, T1 बाय T2 रेस V2 बाय V1 रेस टू गामा -1। तो इसको लिख दिया V2 बाय V1 रेस टू गामा -1। तो गामा -1 कैंसिल हो गया और ये बचा तो इसको लिख सकता हूँ NRln V2 T1 V1 V1 T2 V3। V1 कैंसिल हो गया, और यहाँ से देखो इससे क्या लिख सकता हूँ, T1 V2 इज इक्वल टू T2 V3। तो ये भी पूरा इससे कैंसिल हो गया, ln1 इज 0। क्लियर है, नोट कर लो। बोलो जय। So can you show the previous page, please, once? Just a second. Done, sir. ट्वेंटी एट फिर से आइसोबारिक प्रोसेस कर रहे हैं और चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है। अब आइसोबारिक की हीट है NCPDT dQ बाय T, ये करना है। और अब हमें Cp एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया है, तो नॉर्मली हम लोग Cp को बाहर निकाल लेते थे अज्यूमिंग आइडियल गैस का Cp इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इस प्रॉब्लम में हमें Cp एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया है, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे।
क्या आ जाएगा? ये इंटीग्रल 300 to 600 लिमिट्स है। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेट कर लो, डेल्टा एस सिस्टम मिल जाएगा। अग्रीड? बोलो। सर आप 2 सेकंड के लिए प्रीवियस पेज बता सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है बस। थर्टी वन। थर्टी वन में डेल्टा एस एफ नॉट ढूंढना है, मतलब फॉर्मेशन रिएक्शन का डेल्टा एस ढूंढना। पहला दिया है NaCl, NaCl का फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होगा? क्या हो जाएगा डेल्टा एस एफ में? एंट्रोपी ऑफ NaCl सॉलिड माइनस एंट्रोपी ऑफ सोडियम सॉलिड माइनस हाफ एंट्रोपी ऑफ क्लोरीन गैस। इनकी वैल्यूज रख दो, दी हुई है सब प्रॉब्लम में। 72 माइनस 51 माइनस हाफ ऑफ 220। सिमिलरली NH4Cl का फॉर्मेशन तो NH4Cl की कितनी दी है? 95, नाइट्रोजन की 192, हाइड्रोजन की 131। ये आ गया। ग्रेफाइट टू डायमंड क्या होगा? डेल्टा एस एफ नॉट। ठीक है, थर्टी टू। ये रिएक्शन देखना है होता है कि नहीं होता है। स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है 298 पे। डेल्टा एस दिया है रिएक्शन का 94.98,
जूल पर केल्विन में। डेल्टा एच हो जाएगा रिएक्शन का -106.7 माइनस 139.3 कितना हो गया 32.6 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच बाय टी क्लियरली दिख रहा है ये नंबर नेगेटिव है। इट मीन्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। करेक्ट। ठीक है। हो गए डाउट कंप्लीट। हेलो सर, एक सिली डाउट था। मतलब ये स्पॉन्टेनिटी और ये फिजिबल जो है वो सेम कंडीशन है ना? हाँ ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। बोलो। सर मुझे 32nd क्वेश्चन का मीनिंग समझाने में करना क्या है एग्जैक्टली? हमें शो करना है कि 298 केल्विन पे ये रिएक्शन नहीं होगा। सॉरी सर, कैन यू रिपीट वन? सॉरी सर। हैव टू प्रूव that at 298 Kelvin this reaction will not happen. ओके सर, ओके सर। हेलो सर, 31st में जो थर्ड वाला पार्ट था उसमें जो डेल्टा एस है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन नहीं होगा। नहीं, केवल डेल्टा एस पे नहीं देखते ना यार, सर तो सराउंडिंग का भी देखेंगे ना? ये पूरी चीज देखते हैं ना। ओके सर, समझिए। सर मुझे एक डाउट ये है कि सर स्पॉन्टेनियस मतलब तो कि वो रिएक्शन खुद से होना चाहिए ना, बट सर पहले भी आपने कहा था कि कोई भी रिएक्शन खुद से नहीं होता, हमें इनिशियली कुछ ना कुछ एनर्जी देना ही पड़ता है। वो तो मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए देना होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। वही तो डेल्टा एच है उस रिएक्शन का। सर तो मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब कि वो आगे रिएक्शन होगा कि नहीं, ये नहीं कि खुद से होगा। खुद से होना चाहता है, बस ये मतलब। अच्छा ओके सर, ओके। तो बेसिकली एक delta S of reaction minus delta H of reaction by T. If this is greater than 0, reaction is spontaneous. If this term is equal to 0, then we say reaction is in equilibrium. Okay.
And if this is negative, then we say reaction is non-spontaneous, or you can say it as it is spontaneous in backward direction. ओके और कई बार तो हम देखो साइन से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब जैसे डेल्टा एच के लिए हमारे पास कई बार हम लोग सिर्फ रिएक्शन देख के बता सकते हैं ना कि भाई कंबशन रिएक्शन है तो इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बॉन्ड एनर्जी इज पॉजिटिव। तो इसी तरह डेल्टा एस के लिए भी कई बार हम लोग रिएक्शंस में बस साइन देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन विल बी पॉजिटिव। एक मोल गैस से 2 मोल गैस बन रहा है, moles of gases is getting increased. If moles of gases is getting increased, entropy will definitely increase. क्योंकि ज्यादा मोल्स होंगे तो ज्यादा रैंडमनेस होगी सिस्टम। या सपोज ये रिएक्शन लिखते हैं, सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बना। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में द freedom of movement is more, so there will be more randomness in liquid. Similarly, अगर liquid gas बन रहा है, correct, solid gas बन रहा है, एक सॉलिड फॉर्म वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना रहा है। ओके, सो इन ऑल दीज केसेस रैंडमनेस सिस्टम की हम देख रहे हैं, लॉजिक से डिस्कस आउट कर पा रहे हैं कि रैंडमनेस ऑफ सिस्टम इज इंक्रीजिंग, so we can definitely say that delta S reaction will be positive. Clear? नोट कर लो। सर एक बार लास्ट वाला समझा देंगे क्या प्लीज? भाई सॉलिड को पानी में डाला, डिसॉल्व होके एक सॉल्यूशन बन गया, ओके सर, अंडरस्टूड। तो रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी। देन प्योर सॉल्वेंट। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ सर, आप वो पेजेस दिखा सकते हो जिधर से आपने वापस पर आना चालू किया? एक्चुअली वो मेरा नोट नहीं हुआ समझते के चलते। हाँ सर, मुझे भी लास्ट पेज ही देखना था इसके लिए।
सर आप वो लास्ट पॉइंट का रीजन फिर बताएंगे या थोड़ा आपका वॉइस क्रैक हो गया? Solution is more random than pure solvent. ओके सॉल्वेंट में एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, रैंडम ओके ज्यादा है। चलो, who is answering me? सर A नेगेटिव होगा एंड B and C will be positive. Yeah. Anybody else? यस सर, मेरे लिए वो जो पहले लड़के ने बोला वो दोनों सेम रहेगा, बस सी में नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बॉइलिंग ऑफ एक्स पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव। बॉइलिंग ऑफ एक्स, चलो प्रवेश। Sir, first two negative and the last one positive. नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सर सेम आंसर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हर्षल, सर हाँ सर मेरा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो पहले वाले में बोला ही था। हाँ हाँ सर वैसे ही आ रहा है, सॉरी सर। क्या रीजन है बताओ, जरा समझाओ। पहला वाला नेगेटिव क्यों है हर्षल? सर हम स्ट्रेच कर रहे हैं ना, तो उसका मोशन रिस्ट्रिक्टेड हो गया ना, इसलिए नेगेटिव। नहीं, रीजन इज रॉन्ग। सॉरी योर रीजन इज रॉन्ग। बोलो ऋषि। सर रबर बैंड का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। एनर्जी की बात हो ही नहीं रही है, एंट्रोपी पे बात कर रही है। सर अगर एनर्जी बढ़ेगी तो एंट्रोपी कम होगी। इस तरह कभी मत
टर्मों में एनर्जी एक अलग कहानी है, एंट्रोपी एक अलग कहानी है। ओके सर। एनर्जी बढ़ी तो इसका ये मतलब नहीं एंट्रोपी कम हुई। ओके सर। ओके, यस सर। निश्चित। सर जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं और फिर रिलीज कर देते हैं तो उसका मोशन कंस्ट्रेंड हो जाता है, वो कंप्रेस होता है, उसकी रैंडमनेस चली जाती है। रिलीज नहीं करना है जिसे, ये रबर बैंड थी, हमने इसको बस स्ट्रेच किया है, अब बात करो बस इतनी। सर तो उसका मोशन कंस्ट्रेंड हो रहा है सर, उसका रैंडमनेस चले जा रहा है। वो समझाओ। ये सब यही प्रॉब्लम्स हैं, आ चुकी हैं, और मतलब पहली दो आ चुकी हैं। वो रीजन ढंग से नहीं लिखोगे गड़बड़ हो जाएगा, रीजन नीचे ऑप्शन होंगे। जय शंकर। सर हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो रबर बैंड जब हम उसे स्ट्रेच कर रहे हैं सर, तो स्ट्रेच करने पर उसमें ऑर्डर बढ़ रहा है सर और रैंडमनेस कम हो रही है स्ट्रेच करने पर, ऐसे बोल सकते हैं सर? You have to explain that. How is order increasing? सर तो मतलब जैसे जब रबर बैंड लूज होता है तो उसका एक डेफिनेट शेप नहीं होता, बट जब उसे स्ट्रेच करते हैं तो वो एक डेफिनेट शेप में आ जाता है। चलो और सुनते हैं आशुतोष। रबर बैंड को स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वापस से अपने पुराने स्टेट में जाना पड़ेगा और वो खुद से हो रहा है, इसलिए वो स्टेट की एंट्रोपी पॉजिटिव रहेगी, पर जब उसे स्ट्रेच करेंगे तो सर वो नेगेटिव हो जाएगा। फिर तुमने केवल डेल्टा एस सिस्टम से डिसाइड कर लिया। रीजन मेरा सुनो क्या है। रबर बैंड किस चीज से बना होता है? एक पॉलीमर से, करेक्ट? तो मॉलिक्यूल की लंबी। रबर बैंड स्ट्रेच क्यों हो जाता है? जब तुम रबर बैंड को खींचते हो तो ये सारी चेन जो है ये स्ट्रेट हो जाती है, ऐसे ऐसे। जो पहले जिगजैग पड़ी हुई थी ना इसमें, वो सब स्ट्रेट हो जाती है। अब देखा, जो चेन पहले रैंडमली डिसऑर्डर्ड पड़ी हुई थी, जो मॉलिक्यूल पॉलीमर मॉलिक्यूल्स वर लाइंग इन अ disordered state, they have become ordered. इसलिए डेल्टा एस इज नेगेटिव। क्लियर? यस सर, यस सर। अब बॉइलिंग ऑफ एग पे कौन बता रहा है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और रीजन क्या? ये है अच्छा एग्जाम्पल, बॉइलिंग ऑफ एग। चलिए कौन सबसे पहले बता रहा है? देवेश। सर मुझे वो रबर बैंड में एक डाउट था, पूछो क्या? बोलो। सर वो रीजन ये नहीं बोल सकते कि वो जैसे हम लोगों ने सॉलिड और गैस में किया था कि फोर्सेस ज्यादा है, तो ऐसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है इसमें स्ट्रेच स्टेट में? सॉलिड ही है ना, सॉलिड से कुछ लिक्विड बदल रहा होता तो बोलते। यहाँ रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो तो वो सॉलिड ही रहता है ना, बस अंदर के मॉलिक्यूल सब स्ट्रेट हो जाते हैं जो पहले फोल्डेड पड़े होते हैं। ठीक है? फोर्सेस से बात नहीं कर सकते? नहीं कर सकते फोर्सेस। अच्छा ठीक है सर। एनर्जी की ओर चले जाओगे। ओके सर। हर्षल। सर हाँ सर जब हम बॉईल करेंगे तो उसका जो उसमें हीट इंक्रीज होगा, हीट इंक्रीज होगा तो जो मॉलिक्यूल्स है उनका रैंडम मोशन इंक्रीज होगा, इसलिए एंट्रोपी ज्यादा होगी। हर्षल, योर वॉइस इज कमिंग वेरी लो। हेलो सर, अभी आ रही है आवाज? हेलो हेलो सर। आयुष। हाँ सर, मुझे बस वो स्ट्रेचिंग ऑफ द रबर बैंड का रीजन पूछना था पहले, क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। और बॉइलिंग ऑफ एग का आंसर है कि शायद से उससे मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो
मॉलिक्यूल्स में एनर्जी बढ़ता है, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि वो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम परफेक्ट प्रोसेस क्या है वो क्लियर करो माइंड में। हाँ प्रजस। हेलो सर। सर हम जब एग को बॉईल करेंगे तो उसका जो लिक्विड पार्ट रहेगा वो सॉलिड बन जाएगा, तो फिर रैंडम मोशन कम हो जाएगा, तो फिर नेगेटिव होगा। करेक्ट। तो बॉइलिंग ऑफ एग में क्या होता है, एग बॉइलिंग से पहले लिक्विड स्टेट में होता है और बॉईल करने पे उसके अंदर का जो लिक्विड है दैट कन्वर्ट्स टू सॉलिड। So when liquid converts to solid, entropy change will be negative. Okay? सर मैंने थर्ड का बोलने के लिए हाथ खड़ा किया। अभी थर्ड रुक जाओ, इतनी तेज मत भागा करो क्लास में। तो बॉइलिंग ऑफ एग में लिक्विड कन्वर्ट्स टू सॉलिड and hence entropy change is negative. This is the initial thought which comes into mind. और इसीलिए ये जेई में पूछा गया था। तो मेजॉरिटी क्या, सबने ही ऑलमोस्ट नेगेटिव मार्क कर लिया। बट व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड कि एग में जो येलो पोर्शन होता है ये एग का, that is made up of proteins and proteins are long chains, very long chain molecule. तो जब तक वो लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में कोई स्ट्रेन नहीं होता है और चेन्स, सारी प्रोटीन चेन्स स्ट्रेट या अनफोल्डेड फॉर्म में रहती हैं। लेकिन जब उसको हम सॉलिडिफाई कर देते हैं तो उन प्रोटीन चेन्स की फोल्डिंग हो जाती है, वो इस तरह फोल्डेड वे में आ जाएंगी प्रोटीन चेन्स, और उस प्रोटीन चेन्स की फोल्डिंग की वजह से एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो बॉइलिंग ऑफ एग में एंट्रोपी चेंजेस पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। एट फर्स्ट इंस्टेंस दिस wrong thought might come in mind कि लिक्विड से सॉलिड बन रहा है इसलिए एंट्रोपी कम हुई, बट उसके साथ साथ फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन चेन्स भी हो रही है, इसलिए डेल्टा एस इज पॉजिटिव ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन चेन। और फॉलिंग ऑफ लीफ फ्रॉम ट्री वो तो बहुत सिंपल है, ट्री में वो बाउंडेड है, एक ही जगह है, when it falls its randomness definitely increases. सर क्या आप एक बार बॉइलिंग ऑफ एग में प्रोटीन चेन्स का एग्जैक्टली क्या होता है सर, एक और बार बता सकते हैं? जब चेन्स है लिक्विड में, कोई मॉलिक्यूल कहीं मतलब स्टक तो होता नहीं है, लैटिस तो होती नहीं है लिक्विड में, है ना, एवरी मॉलिक्यूल इज फ्री टू मूव। यस सर। तो भाई उनकी चेन बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे रहती है। यस सर। चेन किसी जिगजैग वे में रहेगी तो इसको संभालेगा कौन? देयर आर नो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यस सर। बट सॉलिड बनाते हो तो चेन इस तरह फोल्डेड फॉर्म में आ जाती है। ओके सर। तो इतना क्लियर है? ओके। So now we can introduce
gives free energy G. तो मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करते हैं एज H माइनस PS स्टेट फंक्शन है। ओके, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? What will be significance of gives free energy? सर वो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑर्बिट में हेल्प करेगा? नहीं, पहले मतलब क्या है देखो। H क्या था? What was H? सर एंथैल्पी। एंथैल्पी का सिग्निफिकेंस क्या था? एंथैल्पी तुम्हें क्या बताती थी? एंथैल्पी की वैल्यू रिएक्शन एनर्जी दे रहा है कि ले रहा है? नहीं यार, एंथैल्पी भूल गए यार। तो सर सिस्टम में कितनी एनर्जी है? पूरी एनर्जी सिस्टम की एंथैल्पी। एनर्जी ऑफ सिस्टम वाज एंथैल्पी। एस क्या था? एस था मेजर ऑफ रैंडमनेस और T इंटू एस के यूनिट्स एनर्जी के ही होंगे। मतलब दिस PS I can say is some energy related with randomness. H is total energy, PS is energy related with randomness. Total energy minus energy related with randomness क्या मिलेगा हमें? टोटल एनर्जी में से अगर हम रैंडमनेस से रिलेटेड एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें मिलेगा एनर्जी रिलेटेड विथ ऑर्डरनेस। करेक्ट? तो H माइनस PS क्या हो गया? एनर्जी रिलेटेड विथ ऑर्डरनेस। और हर सिस्टम अपना ही रैंडमनेस को मैक्सिमाइज करना चाहता है, मतलब अपनी ऑर्डरनेस को मिनिमाइज करना चाहता है। तो भाई हर सिस्टम के पास जो ऑर्डरनेस से रिलेटेड एनर्जी है वो सिस्टम दे देना चाहेगा। इट विल वांट टू गिव आउट दैट एनर्जी। देयरफॉर दैट मच एनर्जी वी कॉल एज फ्री एनर्जी। इतनी एनर्जी आप आराम से सिस्टम से निकाल सकते हो। सिस्टम इज रेडी टू गिव अवे दिस मच एनर्जी because this much energy is related with orderness. इससे ज्यादा एनर्जी तुम एक सिस्टम से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इसके बाद फिर तुम टच करोगे उसकी रैंडमनेस से रिलेटेड एनर्जी और वो कोई सिस्टम देगा नहीं। ओके, एवरी सिस्टम विल गिव अवे easily the energy related with orderness, but it will not give energy related with randomness. Clear? So therefore this energy is called as free energy. Energy which is freely available. हाँ सर, आप ये समझा सकते हो वापस कि वो टी क्या है? टी टेम्परेचर है यार। अच्छा ओके सर, मेरा आवाज कर रहा है।
नोट किया ये? बोलो। सर वाई इज इट कॉल्ड फ्री एनर्जी को आप एकदम डिक्टेट कर सकते हो उसका रीजन? भाई यही है कि इतनी एनर्जी फ्री है जो आप सिस्टम से निकाल सकते हो। सिस्टम ओके, तो सर ऐसे कह सकते हैं जी इज एनर्जी रिलेटेड विद ऑर्डर, सो दिस इज फ्री टू बी रिलीज्ड। यस, फ्री टू बी मूव फ्रॉम हाँ सिस्टम। हाँ, यस ओके सर, गॉट इट। इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। चलो, तो अब अगर हम कोई भी चेंज करेंगे तो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज कितना होगा? dg I can write dh minus tds minus sdt. dh can be written as du plus pdv plus vdp minus tds minus sdt. ठीक है? और du को क्या लिख सकते हैं? du को फर्स्ट लॉ से हम लिख सकते हैं dq प्लस dw। और अब दोनों तरीके के वर्क ले लेते हैं, पीवी वर्क और नॉन पीवी वर्क। dq वी नो इज tds, तो ये कैंसिल हो गया। dw pv इज माइनस pdv, ये कैंसिल हो गया। तो dg हमें मिल गया vdp माइनस sdt प्लस dw नॉन पीवी। नोट करो। हेलो सर। बोलो। सर आप कैंसिल क्यों किए, एक बार रिपीट कर सकते हो कि आपकी आवाज क्रैक हुई थी? क्या? आपने डी क्यू डी डी वर्क पीवी ds की डेफिनेशन क्या थी? ds dq अपॉन t था ना? यस सर। ds was dq अपॉन t। यस सर, ओके ओके सर। dq को tds लिख सकते हो। यस सर, ओके सर, अंडरस्टूड। ओके सर, ओके सर। ये डाउट था मुझे कि सर एक बार हमने सिस्टम से फ्री एनर्जी निकाल ली तो सर मतलब किसी भी कंडीशन में रैंडम एनर्जी नहीं निकाल सकते? नहीं। ओके सर। सर ये पीवी और नॉन पीवी वर्क क्या है? देखो, अभी तक हम लोग थर्मो में सिर्फ पीवी वर्क कर रहे थे, प्रेशर वॉल्यूम वाला वर्क। ठीक है? यस सर। एक और टाइप का वर्क होता है इलेक्ट्रिकल वर्क। जब चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क होता है। ठीक है? अभी तक हम लोग उस वर्क को कंसिडर नहीं कर रहे थे क्योंकि हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ही बस डिस्कस कर रहे थे। लेकिन देयर विल बी केमिकल रिएक्शंस वेयर चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो उनमें पीवी वर्क के साथ साथ नॉन पीवी वर्क भी होते हैं। करेक्ट? तो उसको भी अब अकाउंट में ले लिया। ओके?
Yes, sir. Understood. क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लिया सबने? चलो इसके आगे के अब इसका फॉर्मुलेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? We'll stop here today. बोलो आयुष। सर बॉइलिंग ऑफ एग का वापस एक बार आप एक्सप्लेन करोगे? वो प्रोटीन वाला मेरे को उतना ठीक से नहीं समझा। प्रोटीन सॉलिड स्टेट में जब वो रहेंगी तो वो एक zigzag पैटर्न में ऐसे एक के ऊपर एक रहेंगी, क्योंकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगी। लिक्विड स्टेट में तो ग्रेविटी के ड्यू टू वो सब ऐसे ऐसे स्टेट बिल्कुल पड़ी रहेगी, समझ रहे हो? यस सर, यस सर। चलो बाय एवरीबॉडी।